अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो पेनक्रियास है ये हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है और ये जो पेनक्रियास है इसका हमारे जिस्म में क्या किरदार है और ये कौन-कौन से हार्मोन्स ख़ारिज करता है। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास ये हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक बहुत ही अहम ऑर्गन है और ये जो ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियास कह रहे हैं, इस ऑर्गन में एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तफसील से जाना था और इनमें फ़र्क भी किया था। पेनक्रियास ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एंडोक्राइन ग्लैंड पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि इस ऑर्गन में एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ-साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी मौजूद होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पेनक्रियास हमारे जिस्म में पाया कहाँ जाता है। पेनक्रियास हमारे जिस्म में मैदे के नीचे मौजूद होता है। तो आइए डायग्राम के ज़रिए ये जानते हैं। ये हमारा मैदा है जो कि हमारे पेट में होता है और ये मैदे के नीचे आपको एक नाली नजर आ रही है। इस नाली को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं या छोटी आंत कहते हैं। इस नाली में खुराक की डाइजेशन यानी तोड़ फोड़ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैदे के नीचे पेनक्रियास मौजूद होता है। तो आइए पेनक्रियास की भी हम डायग्राम बना लें। तो ये पेनक्रियास है। मैंने पेनक्रियास को थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ लें। अब आप देख सकते हैं पेनक्रियास ये एक ऐसा ऑर्गन है जो मैदे के नीचे मौजूद होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। पेनक्रियास के दो हिस्से होते हैं। पहले हम उन दोनों हिस्सों के नाम लिख लेते हैं। इसके पहले हिस्से का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड और इसके दूसरे हिस्से का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियास में दोनों किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। अब आप याद करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिसकी नाली होती है। तो आइए पेनक्रियास में हम जानते हैं कि पेनक्रियास का कौन सा हिस्सा एक्सोक्राइन और कौन सा एंडोक्राइन है। ये जो पेनक्रियास है इसके दो हिस्से थे। एक इसका नाली नुमा हिस्सा होता है। पेनक्रियास का वो वाला हिस्सा जिसके अंदर नाली मौजूद होती है, डक्ट मौजूद होती है। डक्ट कहते हैं नाली को। तो वो जो पेनक्रियास का नाली नुमा डक्ट वाला हिस्सा होता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो पेनक्रियास का ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है जिसमें आपको सब्ज रंग की नालियां नजर आ रही हैं, इस हिस्से को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे क्योंकि ये नाली नुमा हिस्सा, ये डक्ट वाला हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे और जिसमें नाली भी है,
ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये डक्ट वाला हिस्सा है। या डक्ट, डक्ट नाली को ही इंग्लिश में कहते हैं। अब इस हिस्से में जो आपको डक्ट नजर आ रही है, ये नाली स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है और इस नाली में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो एक्सोक्राइन हिस्से में पेनक्रियास के आपको नाली नजर आ रही है, इस नाली में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस नाली से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वहां पर खुराक की डाइजेशन यानी तोड़ फोड़ में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन हिस्सा पढ़ा पेनक्रियास का। और इस हिस्से में जो नाली होती है, उस नाली में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। नाली में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो ये हमने नालीनुमा यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा। जो पैनक्रियास का दूसरा हिस्सा है जिसमें कोई नाली मौजूद नहीं होती, आप देख सकते हैं ये वाला जो पेनक्रियास का दूसरा हिस्सा है जिसमें कोई नाली मौजूद नहीं होती, बल्कि आप इस हिस्से में बहुत ज्यादा सेल्स का ग्रुप देख सकते हैं। तो ये जो पेनक्रियास का दूसरा हिस्सा है जो नाली के बगैर होता है, जो डक्टलेस होता है, डक्टलेस कहते हैं नाली के बगैर, और जिसमें आपको बहुत ज्यादा सेल्स का ग्रुप नजर आ रहा है, इस हिस्से को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये हिस्सा डक्टलेस होता है, यानी इसमें कोई नाली नहीं होती, ये नाली के बगैर होता है। इस हिस्से में पाए जाने वाले सेल्स को आपको ये जो एंडोक्राइन हिस्सा नजर आ रहा है पेनक्रियास का, जिसमें कोई नाली नहीं है जबकि बहुत ज्यादा सेल्स के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको, और इस एंडोक्राइन हिस्से में पाए जाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं? इनको हम एक खास नाम देते हैं और इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस हिस्से में पाए जाने वाले सेल्स को क्या कहा जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या हैं? ये पेनक्रियास के एंडोक्राइन हिस्से में पाए जाने वाले सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं एंडोक्राइन हिस्से में, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह रहे हैं, ये दो किस्म के हार्मोन्स खारिज करते हैं। इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में पाए जाने वाले सेल्स से दो किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। इन सेल्स से दो किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। हम जानते हैं कि हार्मोन्स एंडोक्राइन हिस्से से ही निकलते हैं, एक्सोक्राइन हिस्से से निकलने वाले केमिकल्स को हम हार्मोन्स नहीं कहते। तो ये जो एंडोक्राइन हिस्सा है जिसके सेल्स को हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा, वहां से दो किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला जो हार्मोन यहां से निकलता है वो है ग्लूकागॉन।
और दूसरा हार्मोन जो यहां से निकलता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन। तो आइए इन दोनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हार्मोन जो कि ग्लूकागोन है, इसका फेल क्या है, ये खून में जो ग्लूकोज होता है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जबकि इंसुलिन इसका उलट काम करेगा, ये खून में पाए जाने वाली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार। तो ग्लूकागोन हार्मोन ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी खून में मौजूद ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। इसका उलट काम करेगा इंसुलिन, जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देगा, यानी खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर देगा। तो ग्लूकागोन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है, जबकि इंसुलिन इसका उलट काम करेगा। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देगा। कंसंट्रेशन का मैं ब्रैकेट में मतलब लिखता चलूं, जिसका मतलब है मिकदार या तादाद। कंसंट्रेशन कम कर देता है। आखिर कैसे ग्लूकागोन हार्मोन खून में ब्लड का ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देता है और इंसुलिन हार्मोन खून में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी ग्लूकोज की तादाद को खून में कम कर देता है? ये अपना ये फेर सरंजाम देने के लिए जिगर पर जाकर असरअंदाज होते हैं। ग्लूकागोन जिसने खून में ग्लूकोज की मिकदार या कंसंट्रेशन को बढ़ाना होता है, ये खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जिगर पर जाकर असरअंदाज होगा और ये जिगर को पैगाम देगा कि खून में ग्लूकोज को दाखिल करवाएं। और वो जो ग्लूकोज जिगर में मौजूद होगी, जब जिगर के पास ग्लूकागोन आएगा और ग्लूकागोन जिगर पर आकर असरअंदाज होगा, तो ग्लूकागोन जिगर को कहेगा कि जिगर में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को जिगर से खून में डाल दिया जाए, तो खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इंसुलिन वो कैसे खून में ग्लूकोज की मिकदार या कंसंट्रेशन को कम करेगा, वो भी इंसुलिन भी ये पैगाम ग्लूकोज की मिकदार को खून में कम करने का पैगाम जिगर के पास लेकर जाएगा। इंसुलिन भी जिगर के ऊपर जाकर असरअंदाज होगा और वो जिगर को पैगाम देगा कि खून में जो फालतू ग्लूकोज है उसको खून से निकाल लिया जाए, ताकि खून में ग्लूकोज की मिकदार कम होकर नॉर्मल सतह पर आ जाए। तो हमने देखा ये दोनों हार्मोन किस तरह से अपने अफ़आल सरअंजाम देते हैं। ये अपना अपना फेल सरअंजाम देने के लिए जिगर पर जाकर असरअंदाज होते हैं, उन्हें पैगाम देते हैं कि खून में ग्लूकोज की मिकदार को बाकायदा बनाया जाए। अगर खून में ग्लूकोज की मिकदार बहुत कम हो जाती है, तब जिगर के पास ग्लूकागोन आएगा और वो जिगर को हुक्म देगा कि खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए। इसके लिए जिगर में मौजूद ग्लूकोज खून में दाखिल हो जाती है। और जब जिगर के पास इंसुलिन आएगा, और जिगर के पास इंसुलिन तब आएगा जब खून में ग्लूकोज की मिकदार या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो तब जिगर के पास इंसुलिन आएगा और वो जिगर को आकर पैगाम देगा कि खून में मौजूद जो फालतू ग्लूकोज है उसको खून से निकाल ले, और ताकि खून में ग्लूकोज की मिकदार कम होकर नॉर्मल सतह पर आ जाए। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन्स अपना फेल सरअंजाम देते हैं। अगर जिस्म में इंसुलिन हार्मोन बहुत कम पैदा होता है या नॉर्मल मिकदार से कम पैदा होता है या पैदा ही नहीं होता, तब खून में ग्लूकोज की मिकदार कम नहीं होगी। ग्लूकोज की खून में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज्यादा से कम करना इंसुलिन का काम था। जब इंसुलिन हमारे जिस्म में पैदा ही नहीं होगा,
तब खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये वाली बीमारी, जिस बीमारी के दौरान खून में ग्लूकोज की मिकदार या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसी बीमारी को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो आइए डायबिटीज मेलाइटस की हम तारीफ लिख लें। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? इस बीमारी की वजह जिस्म में इंसुलिन का कम या ना पैदा होना, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह है, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और इस हालत को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस की अलामात: पहली अलामत वजन में कमी, दूसरी अलामत मसल्स का कमजोर हो जाना, जिसकी वजह से अगर मसल्स फट जाएं, मसल्स को जख्म लग जाए, तो मसल्स जल्दी मरम्मत नहीं पाते, मसल्स का कमजोर हो जाना, और दूसरा थकावट। तो ये डायबिटीज की अलामत है। डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है? डायबिटीज मेलाइटिस का इलाज हम इंसुलिन के जरिए करते हैं। इस बीमारी को इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाता है। चूंकि डायबिटीज मेलाइटिस का जो मरीज होता है उसके जिस्म में इंसुलिन पैदा नहीं होती, इसलिए हम जानवरों के जिस्म से इंसुलिन निकालकर इन मरीजों के जिस्म में डालते हैं, और वो इंसुलिन इनके जिस्म में जाकर इनके खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम कर देती है। या फिर आज जदीद जमाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद मसनूआत बनवाते हैं, और इसकी मज़ीद तफसील हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज के जदीद ज़माने में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हमने बैक्टीरिया से भी इंसुलिन बनवा ली है। तो आज हम बैक्टीरिया से बनने वाली जो इंसुलिन है उसको मरीजों के जिस्म में दाखिल करके उनको ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम करते हैं, उनके जिस्म में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो ये है इलाज। इसका इलाज इंसुलिन के जरिए होता है। पहले इलाज के लिए जानवरों के जिस्म से इंसुलिन निकाली जाती थी, लेकिन आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बैक्टीरिया के जिस्म में इंसुलिन बनवाई जा रही है, और उसी इंसुलिन को इन मरीजों के इलाज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जाते जाते आपको खून में ग्लूकोज की जो नॉर्मल मिकदार है उसका बताता चलूं। खून में अस्सी से 120 मिलीग्राम
फी सौ ml खून। ग्लूकोज की नॉर्मल कंसंट्रेशन, तो ये ग्लूकोज की खून में नॉर्मल कंसंट्रेशन है 80 से 120 फी 100 मिलीलीटर खून। तो अगर 100 मिलीलीटर खून होगा तो उसमें खून में ग्लूकोज की जो नॉर्मल मिकदार होगी वो 80 से 120 मिलीग्राम होगी। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा और पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। पैनक्रियास से दो बहुत अहम हार्मोन्स खारिज होते हैं, उनमें इंसुलिन और ग्लूकागोन है, और हमने इन दोनों हार्मोन्स के हमारे जिस्म में अफ़आल पढ़े और ये जाना कि इंसुलिन की अगर हमारे जिस्म में कमी हो जाए तो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे एक बीमारी होती है जिसे डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं। इसके अलावा हमने ग्लूकागोन के बारे में भी तफसील से जाना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।